हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। तो आज का चैप्टर जो मेनली कंसंट्रेट होने वाला है वो ये है कि पहले नंबर पे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दूसरी चीज़ कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचाने, यदि कोड आपके सामने दिया हुआ है तो कंस्ट्रक्टर को पहचानने का तरीका। उसके बाद पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के टाइप, कितनी टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। और उसके बाद बात आती है आपकी दिस कीवर्ड की। तो आज की क्लास में हम लोग मेनली स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर को पहचाने कैसे, और कंस्ट्रक्टर के टाइप क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे कंस्ट्रक्टर का काम क्या, हम लोग कंस्ट्रक्टर को पढ़ के आ रहे हैं तो सबसे पहले इसका आंसर निकालते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर को हम लोगों को क्यों पढ़ना है, कंस्ट्रक्टर का क्या यूज़ है। तो जो कंस्ट्रक्टर का, अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। काउंसिल पूछा वर्ड इज़ कंस्ट्रक्टर, और हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर को पहचाने कैसे। बेसिकली हम लोग जब इसके आंसर निकाल लेते हैं क्या और पहचाने का, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है। कंस्ट्रक्टर का जो काम होता है वो होता है क्लास के अंदर जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के अंदर जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशलाइज करने का, उनको इनिशलाइज करने का। यदि आपको नहीं पता मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, क्लास सैम्पल करके ऐसे करके कोड लिखा, और इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया इंट ए, यहाँ पे लिख दिया बी। इस तरीके से 2 मेंबर वेरिएबल्स बना दिए। ठीक है, और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ सैम्पल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो क्या हुआ, क्लास सैम्पल ऐसे करके क्रिएट हो गई, क्लास सैम्पल ऐसे करके क्रिएट हो गई। अब आपने इसके आगे कहीं पर कोड लिखा, इसके अंदर सपोज आपने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसके अंदर कोड लिखा। आपने क्या किया, सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सैम्पल s1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल। इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई तो इसको स्ट्रक्चर को इरेज कर देते हैं, कोड यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। सैम्पल इस तरीके से बनाया और इस तरीके से मेन फंक्शन आपका क्लोज हो गया। अब इसमें पहचानने की बात करें तो ये हो गया जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस क्लास का नेम है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नेम जो आपने चूज़ किया है। ऑब्जेक्ट नेम चूज़ करते समय आपको आइडेंटिफायर्स को चूज़ करने वाली गाइडलाइंस को फॉलो करना है। न्यू कीवर्ड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है काउंसिल में कि न्यू कीवर्ड का क्या काम होता है। इसका काम होता है न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन का काम ये करता है। और ये जो हम लोग लिखते आ रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लाइन में, ये होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम में आपका यहाँ पर मिलता है कंस्ट्रक्टर। अब बात करें इसकी कि जैसे जो हम लोग अभी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसे करके क्लास सैम्पल का एक स्ट्रक्चर बन गया। सैम्पल का ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कौन से मेंबर वेरिएबल्स हैं, 2 मेंबर वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे डाल दिया इंट ए, यहाँ पे डाल दिया इंट बी। अब इसका जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू जब आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या होगा, इसकी एक रेप्लिका बन जाएगी। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1, और इसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल्स हैं ये कॉपी हो जाएंगे इस तरीके से, इंट ए इंट बी। तो इंस्टेंस वेरिएबल, इन्हीं को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल है। क्यों, इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल हैं कि जितनी बार आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार ये मेंबर वेरिएबल्स कॉपी हो जाएंगे। इंस्टेंस वेरिएबल को समझने का तरीका आप एक एग्जाम्पल ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज़ ये हमारी किसी पब्लिकेशन XYZ की बुक है। ठीक है, अब इस बुक की क्या हुआ, 10 कॉपीज़ प्रिंट हुई, 1 2 3 4 5, चलो 5 कॉपीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये कॉपी किसी मोहन ने खरीद ली, दूसरी कॉपी किसी सोहन ने खरीद ली, तीसरी कॉपी किसी चीकू ने खरीद ली, अगली कॉपी किसी कालू ने खरीद ली। अब क्या हुआ कि
ओरिजिनल जो बुक थी XYZ की, उसकी एक कॉपीज़ क्रिएट हुई। कॉपीज़ का मतलब रेप्लिका क्रिएट हुई। तो क्या है, मोहन के पास अपनी बुक है, सोहन के पास अपनी बुक है, चीकू के पास अपनी बुक है, कालू के पास अपनी बुक है। अब इसमें से यदि कालू ने अपनी किताब का पहला पेज फाड़ दिया तो उससे क्या होगा, उसे किसी दूसरे की किताबों पे अंतर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके पास अपनी एक पर्सनल कॉपी है। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बुक का एग्जांपल लिया, वैसे ही इंस्टेंस वेरिएबल होता है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर ये ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं, जैसे इनका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनकी एक कॉपी क्रिएट हो गई। अब ये जो कॉपी है, ये जो ए वेरिएबल है, ये S1 का अपना पर्सनल ए है, ये जो B है ये S1 का अपना पर्सनल B है। अब यदि इसमें वैल्यूज़ आपको डालनी है तो S1.A करके 100 ऐसे करके वैल्यू डाल सकते हो। S1 के अंदर B के अंदर वैल्यू डालनी है तो इस तरीके से डाल सकते हो। यदि आपको ये कोड थोड़ा सा नया लग रहा है तो आप लोग एक बार जा करके प्लेलिस्ट में फंक्शन और मेथड वाला चैप्टर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड। S2 के A के लिए कोई वैल्यू सेट करनी है तो S2 के A के लिए यहाँ पर 500 वैल्यू सेट हो गई। S2 के B के लिए कोई वैल्यू सेट करनी है तो S2 के B के लिए यहाँ पे क्या हो गई, 700 क्रिएट हो गई। ठीक है, S1 का A अपना है, S2 का S1 का सॉरी यहाँ पे S1 होना चाहिए था, यहाँ पर S1 होना चाहिए था। S1 का A अपना है, S1 का B अपना है, S2 का A अपना है, S2 का B अपना है। तो ये कहलाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है जितनी बार इस ऑब्जेक्ट का जितनी बार इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतनी बार ये वेरिएबल्स की कॉपी क्रिएट होगी। तो फिर से आते हैं अपने प्रीवियस डिस्कशन पे जो हमारा था कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। कंस्ट्रक्टर का काम होता है मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। मेंबर वेरिएबल्स इनको क्यों कह रहे हैं, इन वेरिएबल्स को मेंबर वेरिएबल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल क्लास के मेंबर हैं। मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर का होता है। अब किस तरीके से इनिशियलाइज करता है, कैसे करता है, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है, तो उसको जानने से पहले, कोड में जानने से पहले, ये तो हो गया काम जो हमने कहा था कंस्ट्रक्टर होता क्या है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली लाइन में ये जो चीज़ होती है ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिट कॉल कर रहे होते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये लाइन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये लाइन से ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ये तो हुआ कंस्ट्रक्टर का कॉल, इम्प्लिसिट कॉल, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉल। ये कंस्ट्रक्टर को क्या है, इम्प्लिसिट कॉल है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर को पहचाने कैसे, और साथ में कोड भी लिख लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक क्लास बनाया, क्लास सैम्पल, इसके अंदर दो वेरिएबल्स ले लिए, इंट a और इंट b, और यहाँ पर ये हम लोग बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को पहचाने कैसे, किस तरीके से काम करना, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन और ले लिया, ऐड करके, void ऐड करके एक फंक्शन ले लिया इस तरीके से, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हुआ, इसके बाद फिर ऊपर कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आपने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन किया, और इस तरीके से इस क्लास सैम्पल का हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, सैम्पल s1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, ऐसे करके इसका हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। अभी प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था कि ये क्या था, ये इम्प्लिसिट कॉल था कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर को पहचानना कैसे। अब देखिए इस कोड में सबसे पहले यदि कंस्ट्रक्टर को आपको डिफाइन करना है तो कंस्ट्रक्टर को पहचानने के लिए क्या करेंगे, दो चीज़ें, हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़, कंस्ट्रक्टर जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है, मतलब फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ को तो एक्वायर करेगा बट उसमें कुछ स्पेशलिटी लग जाएगी। स्पेशल कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। अब उसमें स्पेशलिटी क्या लग जाती है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम हमेशा सेम होगा। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम
सेम होगा। और जो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये होगी कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है यदि आपको नहीं पता तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, फंक्शन और मेथड वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, थिंग्स विल बी क्लियर। अब देखिए इस क्राइटेरिया के आधार पे चलें तो कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, तो कंस्ट्रक्टर में स्पेशलिटी क्या होती है? ये दो स्पेशलिटी होती है जो कि फंक्शन एक्वायर नहीं कर सकता। अब जैसे ये कोड लिखा हुआ, इस कोड में देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है फंक्शन? फंक्शन को पहचानने का तरीका हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल ये लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है, कैसे पता? इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, ये आपका फंक्शन है क्योंकि इसके आगे ये ब्रेसेस लगे हुए हैं। और यहाँ पर यदि ये इस तरीके से लिखा हो, स्क्वायर ब्रेसेस लगे हो, तो ये आपकी अरे है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका फंक्शन है। कैसे पहचाना? इस तरीके से पहचाना, इसके आगे जो ब्रेसेस लगे हुए हैं, और इससे पहचाना कि ये आपका अरे है। तो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन है। कौन से? इसमें दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। कैसे पहचाना? इन दो ब्रेसेस से। यहाँ पर भी दो ये ब्रेसेस लगे हुए हैं, यहाँ पर भी दो ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो ये क्या है? फंक्शन है। अब इसमें स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? इसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। अब आप कहोगे स्पेशलिटी कैसे? कंस्ट्रक्टर के सिवा कोई भी फंक्शन जो आप बना रहे हो उसका नाम और क्लास का नाम सेम नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्टर के पास ही ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्लास के नाम से क्रिएट होता है। दूसरी चीज, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। रिटर्न टाइप कहाँ होता है? फंक्शन के नाम के जस्ट पहले जो चिपका हुआ लिखा होता है इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। यहाँ पे देखिए वी डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पर ऐड का रिटर्न टाइप, ऐड का जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग बट स्टिल वी हैव रिटर्न वॉइड। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर रिटर्न टाइप के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी है, रिटर्न टाइप को बिल्कुल ही गोल कर देना है। तो ये क्या हुआ ये आपका कंस्ट्रक्टर हुआ। क्यों? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। फंक्शन कैसे पहचाना? इन दो ब्रेसेस से पहचाना, ये फंक्शन है। स्पेशलिटी क्या है? इसका नाम और क्लास का नाम सेम है, कोई दूसरा फंक्शन क्लास के सेम नाम से बनाया नहीं जा सकता। और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये काम हुआ इसका। अब होगा क्या, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी कंस्ट्रक्टर के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जावा सबसे पहले देखेगा कि भाई किस क्लास का बनाना है। सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, हाँ ठीक है सैम्पल क्लास है, सैम्पल क्लास यहाँ पे मिल गई। ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाना है? S1 से बनाना है। तो उसने ऐसे करके, सपोज सैम्पल क्लास का एक डब्बा था और किस नाम से बनाना है? ऑब्जेक्ट S1 से बनाना है। तो उसने क्या किया, S1 करके एक और डब्बा बना दिया। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर दो वेरिएबल्स थे, इंट A और इंट B। इसने क्या किया, इनको भी क्या किया, इंट A डाल दिया, इंट B डाल दिया। अब इसके बाद आया न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से क्या करना है, जो हम लोगों ने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया इसको मेमोरी में स्टोर कर दो। तो मेमोरी में स्टोर कर दिया। और उसके आगे फिर क्या करना है, उसके आगे कंस्ट्रक्टर को कॉल हो रही है। ये क्या है, इम्प्लिसिट कॉल है। मतलब हम लोग फंक्शन को जैसे कॉल करना होता है यहाँ पर, तो हम लोग लिखते हैं s1.add, ऐड फंक्शन है तो s1.add इस तरीके से लिखते हैं। ये जो कॉल करने का मैकेनिज्म होता है इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉल। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉल। और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ही कॉल प्लेस हो रही है इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास सैम्पल के अंदर ढूंढा जाएगा भाई ये कंस्ट्रक्टर सैम्पल कहाँ एग्जिस्ट करता है। अच्छा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर की जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज होता है मेंबर वेरिएबल्स को इनिशलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर कौन से मेंबर वेरिएबल्स हैं, इंट A इंट B है। तो आप क्या कर सकते हो, A की वैल्यू को 7 पे सेट कर सकते हो, B की वैल्यू पर 20 पे सेट कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है ये एक की वैल्यू आपकी सेट हो जाएगी 7 पर और दूसरे की वैल्यू सेट हो जाएगी 20 पर। अब ये जो दो पॉइंट्स मैंने बताए ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर को पहचानने का तरीका है। यदि पूछा जाता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो उस केस में क्या करोगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो बोलोगे कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये आप बोल सकते हो पहली लाइन कंस्ट्रक्टर के बारे में, जिसका यूज क्या होता है, मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने में। अब पूछा गया हाउ यू विल आइडेंटिफाई कंस्ट्रक्टर, तो इस तरीके से लिखोगे। अब सपोज आप सेफ साइड के लिए लिखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कोई चांस लेना बोर्ड एग्जाम में,
तो उस केस में आप लिख सकते हो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर के रिप्लाई में, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, और उसके बाद पहली लाइन क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच इज यूज टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल्स, जिसका यूज क्या होता है, मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने में। इट हैज़ टू प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होगा और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। मतलब जब आपसे पूछा गया व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो पहले आपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल्स, और दूसरे में आपने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचानते हैं वो वाली लाइन भी इंक्लूड कर दी। यदि कोई भी एक चीज़, एक डेफिनेशन पूछी गई, आपको जो कुछ पता है उसके अंदर सब कुछ लिख देना है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू आइडेंटिफाई कंस्ट्रक्टर, जिसका आंसर ये है कि कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ऐसे करके कंस्ट्रक्टर को पहचानते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल्स। ये काम होता है जब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा अभी हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने में। मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, दीज आर नोन एज अ मेंबर वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने में। अब ये इनिशियलाइज क्या होता है, यदि मैं आपको कोड में यहाँ पे लिखाऊं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू को कितने पे सेट कर दिया, 7 पे सेट कर दिया, b की वैल्यू कितने पे सेट कर दिया, 20। ये होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में आपने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जा करके मेंबर वेरिएबल्स कौन थे, a और b, और उनकी वैल्यू को सेट कर दिया। अब सपोज आप दूसरी ऑब्जेक्ट बनाओगे, मतलब यहाँ पर एक दूसरी ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं, क्राउडिंग ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी चलिए, सैम्पल s2 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल आपने बनाया। तो एक्चुअली में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होगा, इस सैंपल की दूसरी ऑब्जेक्ट बनेगी जिसका नाम क्या है, S2 है, तो S2 ऑब्जेक्ट ऐसे करके बन जाएगी। सीक्वेंस वाइज आप समझोगे कि कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करता है, देन थिंग्स विल बी इजी। सैंपल की दूसरी ऑब्जेक्ट बन गई, न्यू कीवर्ड लग गया, जिससे क्या हुआ, मेमोरी एलोकेट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट होने की बारी आई, तो फिर से ढूंढा गया भाई सैंपल कहाँ है, सैंपल यहाँ पर है, तो इसके अंदर क्या करना है, जैसे ही इसकी ऑब्जेक्ट बनी सैंपल की, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंट ए और इंट बी पहले से ही आ गया था। अब क्या हुआ, जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ तो इसने a की वैल्यू को फिर से 7 पे सेट कर दिया, b की वैल्यू को 20 पे सेट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट्स बनती जा रही हैं, सब में a की वैल्यू कितने पे सेट हो रही है, 7 पर, b की वैल्यू कितने पे सेट हो रही है, 20 पर। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, मेंबर वेरिएबल्स को, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अभी तक हम लोगों ने दो बातें करी, कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचानना है, किसी भी कोड में यदि कोड दे रखा है तो क्लास का नेम कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए, ऐसे कंस्ट्रक्टर को पहचानोगे। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर की जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे या उसको पहचानने का तरीका लिखोगे, ऑलवेज यू विल यूज दिस फर्स्ट लाइन, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। आगे बताओगे इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो पहचानने का तरीका, इसको स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन क्यों कहा, इन दो ब्रेसेस के कारण, क्योंकि जब भी फंक्शन होगा तो ये दो ब्रेसेस आपके लगे होंगे। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच इज यूज्ड टू initialize member variables, and here in the case of constructor, class name and constructor name will be same and constructor will not have any return type, constructor का कोई भी return type नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को पहचानने का तरीका भी देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर वी हैव इन अवर सिलेबस। तो बेसिकली जब टाइप्स की बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। दूसरा होता है आपका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगला होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब बहुत सी बुक में देखोगे तो वहाँ पर आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर वगैरह भी दे रखा है, बट जितना सिलेबस में दे रखा है उतना ही पढ़ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एग्ज़ाम के लिए पहले प्रिपरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है,
मार्क्स स्कोर करना जरूरी है, मार्क्स पे कंसंट्रेट करिए और उसके बाद फिर नॉलेज गेन के लिए आप कितना भी पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर का काम सबसे मज़ेदार है। आपको मालूम है जब भी आपने इस तरीके से कोड लिखा है, कोड मैं लिख देता हूँ, क्लास 9th वगैरह में आप लोग इसी तरीके से कोड लिखते चले आ रहे हो। क्लास सैम्पल है, यहाँ पे है इंट a, यहाँ पे है इंट b, और यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में कोई बात नहीं करी है और आपने एक ऐसे करके यहाँ पे क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाया है, मेन फंक्शन बनाया है और इसके अंदर आपने क्या किया है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, सैम्पल s1 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को डाल दिया, यहाँ पे मेन बंद हुआ, यहाँ पे आपका क्लास भी बंद हो गया। अब इस केस में क्या होगा, अभी हम लोग बात करें किसके बारे में, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब इस केस में क्या होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, ज़्यादा समझ में आती है। यहाँ पर ऐसे करके सैम्पल करके क्लास बनी हुई है, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक है a, एक है b। अब इसका ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है s1, इसके अंदर भी आ गया इंट a, इसके अंदर भी आ गया इंट b। अभी तक क्लास 9 तक जब तक हम लोग लिखते आ रहे हैं, जब तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई बातचीत नहीं कही गई है कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि जावा कंपाइलर अपने आप एक कंस्ट्रक्टर बना करके एग्जीक्यूट कर देगा। दिस कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय जावा कंपाइलर, अपने आप बना करके उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये कंस्ट्रक्टर का कोड आपको कहीं भी यहाँ पर आपके कोड में, सोर्स कोड में दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा वो हम लोग देखते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में यहाँ पर जावा कंपाइलर देखेगा ए का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, 0 पे सेट कर दो। बी का डिफ़ॉल्ट, बी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती, 0 पे सेट कर दो। इस तरीके से जावा कंपाइलर अपने आप कंस्ट्रक्टर बना करके उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा। अब यदि आपको इसको टेस्ट करना है तो आप ऐसे करके कोड लिखिए, क्लास सैम्पल इंट a इंट b, इस तरीके से लिखिए, और जहाँ पर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है सैम्पल, इसके आगे आप कोड लिखिए, मतलब इसके बाद आप कोड लिखिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और क्या करिए, s1 डॉट a की वैल्यू को प्रिंट करिए, और system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln s1 डॉट b की वैल्यू को प्रिंट करिए। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, इसका आउटपुट 0 आएगा, इसका भी आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए S1 के अंदर एक ही बात कर रहे हैं ना। जैसा भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, ये वाला एक किताब की ढेर सारी कॉपीज़ क्रिएट हुई, तो उस केस में क्या, मोहन के पास अपनी कॉपी है, सोहन के पास अपनी कॉपी है, चीकू के पास अपनी रेप्लिका है, कालू के पास अपनी रेप्लिका है। इसीलिए जब ये हमको ये ए की वैल्यू चेक करनी होती, जो ए S1 के अंदर है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, S1 डॉट ए। तो इसी आइडिया को यूज़ करके हमने क्या लिखा, यहाँ पर S1 डॉट ए लिखा और S1 डॉट बी लिखा। यदि जावा ने अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसकी वैल्यू को सेट किया है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 0 प्रिंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से कोड करके आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से इसकी वैल्यू सेट होती है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर से यदि इसकी बात करें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जो जावा कंपाइलर अपने आप बनाता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मेंबर वेरिएबल्स के डेटा टाइप के आधार पर, मेंबर वेरिएबल्स के डेटा टाइप के आधार पे वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देना। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना मेंबर वेरिएबल्स के डेटा टाइप के आधार पर। क्योंकि यदि आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के स्टार्टिंग में, तो हर एक की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, फ्लोटिंग पॉइंट की 0.0f होती है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा टाइप की बेसिस पर इसकी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट कर दिया। अब इस केस में क्या है, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिट कॉल किया था, सॉरी इम्प्लिसिट कॉल किया था। क्योंकि इम्प्लिसिट कॉल इसलिए किया था क्योंकि इस लाइन के बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट होना संभव ही नहीं है। तो इस लाइन का ये जो कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉल।
इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉल। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब चलिए आगे बात करते हैं जो हमारा सेकेंड टाइप है, दैट इज़ योर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। लेट मी ओपन न्यू पेज। यहाँ पे बात करते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए कोड लिख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बन गया क्लास सैम्पल। बेसिकली पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड दोनों सेम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। नॉन पैरामीटराइज्ड एंड पैरामीटराइज्ड दोनों सेम ही एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अब ये स्लैश का मतलब ये मत समझना कि ये दोनों सेम है, इसको यहाँ पे बीच में लिख भी देते हैं टू अवॉइड ऑल टाइप ऑफ कंफ्यूजन। एंड पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्लास सैम्पल बना लिया, फिर से वही दो वैल्यूज़ ले लिया, इंट ए यहाँ पे ले लिया, इंट बी, और यहाँ पे क्या किया, सैम्पल करके ऐसे करके कंस्ट्रक्टर लिखा। इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर सॉरी इंट दोबारा नहीं आएगा, इसके अंदर क्या किया, a इक्वल्स टू 20 पे सेट किया, b इक्वल्स टू 50 पे सेट किया, इस तरीके से बंद कर दिया। एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया। अब किसी एक फंक्शन में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ध्यान रखना। इंट b बनाया और यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देते हैं क्योंकि दिस कीवर्ड पढ़ेंगे देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर। अभी इसको कन्फ्लिक्ट को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल्स मैंने लिए वो मैंने लिए p एंड q। अब क्या किया, a इक्वल्स टू p एंड b इक्वल्स टू q, ऐसे कर दिया। ये यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे आए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए। पहला ऑब्जेक्ट बनाया सैम्पल s1 इज इक्वल्स टू न्यू सैम्पल। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया सैम्पल s2 इक्वल्स टू न्यू सैम्पल, और उसके बाद ये मेन को क्लोज किया, ये क्लास को क्लोज किया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जब आपका ये वाला पहली वाली फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो रही, थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए था, पैरामीटर पास करना चाहिए था। तो पैरामीटर पास कर सकते हैं, दैट इज़ 10 एंड 200, इस तरीके से पैरामीटर्स पास कर दिए। अब क्या होगा, जब पहली वाली कॉल एग्जीक्यूट होगी, जब ये एक नंबर वाली कॉल एग्जीक्यूट होगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, तो उस समय क्या होगा, सैम्पल करके ऐसे करके क्लास बनी हुई है हमारी। इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल्स है, कौन कौन से, इंट a, दूसरा वेरिएबल है इंट b, ये क्लास है। इसका जब ऑब्जेक्ट आपने s1 क्रिएट किया तो क्या होगा, s1 क्रिएट करने पर ऐसे करके इसकी रेप्लिका बन गई, दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे कॉपी हो गए, इंट a इंट b, s1 इज़ अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उस केस में क्या हुआ, न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट हो गया, अब कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो जावा कंपाइलर सबसे पहले ढूंढना स्टार्ट करेगा कि ये सैम्पल नाम के यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर ये है, दूसरा कंस्ट्रक्टर ये है। तो उस केस में क्या होगा जावा कंपाइलर दोनों फंक्शंस के दोनों कंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर चेक करेगा। फंक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन क्या होता है। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन के अंदर हम लोग तीन चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ हो गई रिटर्न टाइप, दूसरी चीज़ हो गई नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तीसरी चीज़ हो गई डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। ये क्या है, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन है। अब कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के केस में ये रिटर्न टाइप वाली चीज़ हट जाएगी क्योंकि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। तो क्या चीज़ें बची, नंबर ऑफ पैरामीटर एंड डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर से हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा डुप्लीकेट है कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर यदि डुप्लीकेट होगा तो उस केस में क्या करेगा, अलाउ जावा कंपाइलर नहीं करेगा। और यदि इसमें से इनके सिग्नेचर डिफरेंट है, मतलब दीज आर द टू कंस्ट्रक्टर, देन जावा कंपाइलर विल अलाउ दिस कंस्ट्रक्टर।
To do so, what we need to do, we need to come back here in a program. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर जब इस फंक्शन को कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है, देन यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर 0 है, और यहाँ पे कितने पैरामीटर्स एक्सपेक्टेड हैं, ये भी 0 हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैच कर गए, कोई पैरामीटर यहाँ भी नहीं चाहिए, कोई पैरामीटर यहाँ भी नहीं चाहिए। तो जब ये पहली वाली फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी तो ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। फॉर ऑब्जेक्ट S1 क्या करेगा, ये A की वैल्यू को 20 पे सेट कर देगा, B की वैल्यू को 50 पे सेट कर देगा। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होने पे क्या होगा, ऐसे करके ऑब्जेक्ट S2 बन गया, और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी 2 मेंबर वेरिएबल्स कॉपी हो गए, इंट A और इंट B। अब इस केस में जावा कंपाइलर ये वाला कंस्ट्रक्टर जब आएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जावा कंपाइलर देखेगा क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, इससे ये वाला मैच कर रहा है, तो उस केस में कंस्ट्रक्टर का नेम सेम है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने चाहिए, 0, और यहाँ पर हम लोग कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं 2। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर विच नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। इन दैट केस जावा कंपाइलर फिर दूसरे वाले के पास जाएगा, दूसरे कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैच करके नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2। अब दूसरी चीज़ मैच करेगा, दूसरी चीज़ क्या थी, फंक्शन सिग्नेचर है, फंक्शन सिग्नेचर में दूसरी चीज़ थी डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे इसका डेटा टाइप कितना है, इंटीजर है, यहाँ पे इसका डेटा टाइप कितना है, इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, दोनों इंटीजर है। दैट मीन्स वी आर 100% श्योर फॉर कॉल नंबर 2 दिस कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। इन दैट केस क्या होगा कि यदि आपने फंक्शन और मेथड वाला चैप्टर देखा है तो वहाँ पर एक टर्म आता है पास बाई वैल्यू। पास बाई वैल्यू के केस में क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज 10 एंड 20 चल करके कहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी, ये 10 यहाँ आ गया, 20 यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पर P यूज़ किया गया इस सैम्पल कंस्ट्रक्टर के अंदर, वहाँ पे वैल्यू 10 बैठ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 10 बैठ गई, यहाँ पे वैल्यू 20 बैठ गई। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के लिए जो A की वैल्यू आई वो आई 10, ऑब्जेक्ट नंबर B के लिए जो वैल्यू आई, सॉरी दैट इज 200, यहाँ पे भी 200, जो ऑब्जेक्ट 2 के लिए वैल्यू आई वो आई 200। तो इस तरीके से जैसे हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब है इन एनी क्लास वेयर वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर्स। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा दोनों कंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर डिफरेंट थे, इसीलिए अलाउ किया था। यदि यहाँ पर भी कोई पैरामीटर नहीं होता, यहाँ पर भी कोई पैरामीटर नहीं होता, तो उस केस में जावा कंपाइलर एरर दे देता, दीज आर डुप्लीकेट फंक्शंस वी कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये A के लिए वैल्यू 20 सेट हो गई, B के लिए वैल्यू 200 सेट हो गई, जो वैल्यूज यहाँ से पास होकर के गई थी। इसी को क्या कहते हैं, अब देखिए ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है जो ये आपका 1 नंबर पे था, इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। जो 2 नंबर पे कंस्ट्रक्टर है उसको बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पर 2 पैरामीटर्स चाहिए और उनका डेटा टाइप क्या चाहिए, इंटीजर, तो इसको बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर देखे, फंक्शन सिग्नेचर की बेस पर इनमें डिफरेंशिएट किया, तो ये कहलाता है आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जहाँ पर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है बट उनके इसकी बेसिस पर, उनके सिग्नेचर की बेसिस पर ये डिसाइड हो रहा है कि दीज कंस्ट्रक्टर आर ओवरलोडेड, सो इन दैट केस इट इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। सो लेट अस सी दैट हाउ मेनी थिंग्स आर लेफ्ट आउट। देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, कंस्ट्रक्टर के टाइप हो गया, कितने टाइप मिले, 3 टाइप मिले। एक मिला आपका डिफ़ॉल्ट, जिसमें अपने को कुछ नहीं करना होता, जावा कंपाइलर अपने आप बनाता है और डेटा टाइप के आधार पर वैल्यूज़ को सेट कर देता है। दूसरा मिला नॉन पैरामीटराइज, जहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता है। तीसरा मिला पैरामीटराइज, जहाँ पर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास होता है, मेन फंक्शन से वैल्यूज चल के आती है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। तीसरा हम लोगों ने देखा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम प्रोग्राम में, जहाँ पर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है बट क्या है, बट विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, इसके सिग्नेचर्स क्या हैं, अलग अलग है, तो वहाँ पे क्या आता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आता है। नाउ दिस वन इज लेफ्ट आउट, दिस कीवर्ड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो सीरीज में कवर अप करेंगे। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा देन थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको लग रहा है ज़्यादा अच्छे से दूसरी तरीके से एक्सप्लेन की जानी चाहिए, प्लीज़ लीव अ कमेंट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल।
और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो जावा में कहीं पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको जावा में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ शेयर विद देम। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू एवरीबॉडी। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। यदि आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू वंस अगेन।